Welcome to our YouTube channel, dear viewers. In today's video, we will discuss class 10th Political Science Chapter 2's questions. The name of the chapter is Federalism. Before starting the video, let me tell you, if you are new to this channel and if you haven't subscribed this channel so far, kindly subscribe this channel so as you don't miss our steady content. Let's start the video. Here we have some textual questions. Our first question is, locate the following states on a blank outlying political map of India. आपके पास कुछ स्टेट्स का नाम दिया गया है लाइक मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ एंड गोवा. इन स्टेट्स को क्या करना है, इंडिया की पॉलिटिकल मैप पे आपको डिमार्केट करना है. ठीक है, लोकेट करना है. तो ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, आपको पता है. सिक्किम जो हमारी एक स्टेट है वो यहाँ पे है. इफ़ यू आर रीडिंग दिस मैप, अगर आपको मैप नज़र आ रहा है, यहाँ पे सिक्किम स्टेट है, यहाँ सिक्किम स्टेट है. तो इसके अलावा दूसरी स्टेट जो आपको दिखानी है दैट इज़ मणिपुर. तो यहाँ मणिपुर स्टेट है. इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ दिखाना है मैप पे, तो छत्तीसगढ़ स्टेट यहाँ पे है. इसके अलावा आपको गोवा दिखानी है, तो गोवा वेस्टर्न कोस्ट पे हमारी एक छोटी सी स्टेट है, यहाँ ये गोवा है. तो ये कुछ 3-4 स्टेट्स थी जो आपको मैप पे लोकेट करनी थी. तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एटलस हो. आपको पता है एटलस इज़ अ बुक ऑफ मैप्स. और आप ये हमेशा के लिए याद रखो कि कौन सी स्टेट किस एरिया में आती है, कहाँ पे कौन सी स्टेट लोकेटेड है इंडिया के मैप पे. तो आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आए एग्ज़ाम में, किसी दूसरी स्टेट के बारे में भी आपको पूछा जाए, तो आप इजीली डिमार्केट कर सके ऐसी स्टेट को. तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो मैप वर्क में से है. क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन अ ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड. यानी पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड पे आपको 3 और कंट्रीज को दिखाना है जहां फेडरलिज्म है. आपको पता है फेडरलिज्म इंडिया में है, इंडिया के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे फेडरलिज्म है. तो कहाँ कहाँ पे है फेडरलिज्म आपको पता है. अगर ये वर्ल्ड मैप यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, तो एक तो इंडिया में फेडरलिज्म है, इंडिया यहाँ पे एक कंट्री है. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में फेडरलिज्म है, ये ऑस्ट्रेलिया की कंट्री है. पाकिस्तान में फेडरलिज्म है, ये पाकिस्तान की कंट्री है. साउथ अफ्रीका में फेडरलिज्म है, ये साउथ अफ्रीकन जो है कंट्री है. इसके अलावा आपको पता है ब्राज़ील यहाँ पे एक कंट्री है, वहाँ पे भी फेडरलिज्म है. नॉर्थ अमेरिका में फेडरलिज्म है, कनाडा में फेडरलिज्म है. इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पे फेडरलिज्म आपको मिलेगा. तो आप न सिर्फ 3 कंट्रीज़ को, आप बहुत सारी कंट्रीज़ को हाईलाइट कर सकते हो जहाँ पे फेडरलिज्म है वर्ल्ड में. ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन जो था ये भी मैप वर्क था. आपकी टेक्स्ट पे जो क्लास 10th की टेक्स्ट है उस पर पूरा हाईलाइट करके है कि वर्ल्ड की कितनी और किस किस कंट्री में फेडरलिज्म है, आपको वो देखना है ताकि आपको अगर किसी और कंट्री के बारे में भी पूछा जाए आप उनको भी हाईलाइट कर सको. तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम. यानी इंडिया में भी फेडरलिज्म है, बेल्जियम में भी फेडरलिज्म है. आपको क्या करना है, आपको दिखाना है एक पॉइंट जो सिमिलर है इंडिया में फेडरलिज्म का और एक पॉइंट जो डिफरेंट है बेल्जियम और इंडिया के फेडरलिज्म में. तो सिमिलैरिटी क्या है, इन बोथ द कंट्रीज द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर्स विद द रीजनल गवर्नमेंट्स. सिमिलैरिटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम में भी है और इंडिया में भी है. डिफरेंस क्या है, अलॉन्ग विद द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बेल्जियम आल्सो हैज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट. डिफरेंस ये है कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है जबकि इंडिया में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे लिए यहाँ पे, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन. यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है. तो आपको पता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपोजिट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पावर शेयरिंग के लिहाज से. इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. यानी फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को या फेडरल यूनिट्स को दिए जाते हैं. लाइक एग्जांपल क्या है, इन इंडिया द पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा लोकल लेवल गवर्नमेंट भी है.
ये है फेडरलिज्म या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर किया जाता है। अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखते हैं। द यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पावर टू ओनली वन गवर्नमेंट, यानी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सारी कंट्री के लिए एक ही गवर्नमेंट है, ठीक है, यानी इसमें पावर शेयरिंग नहीं होती है। लाइक इन श्रीलंका ऑल द पावर हैज बीन गिवन टू द नेशनल गवर्नमेंट। श्रीलंका में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, सारे पावर्स उसी के पास है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ कोई और फॉर्म ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। तो ये फर्क था बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड ए यूनिटरी वन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल लेवल गवर्नमेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। यानी जो लोकल लेवल गवर्नमेंट है ये 1992 से पहले भी इंडिया में थी और 1992 के बाद इसको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको फॉर्मुलेट किया गया, ठीक है, ऐड किया गया। अब आपको बताना है कि 1992 से पहले लोकल लेवल गवर्नमेंट्स कैसी थी इंडिया में और 1992 के बाद उनमें क्या चेंजेस आई। दो ही डिफरेंसेस आपको बोलनी है, हालांकि बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। तो पहला, लोकल लेवल गवर्नमेंट्स बिफोर 1992। 1992 से पहले लोकल लेवल गवर्नमेंट्स क्या थी? स्टेट कंट्रोल्ड द इलेक्शंस एंड दे वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कंट्रोल था इलेक्शंस का, और इलेक्शंस लोकल लेवल गवर्नमेंट्स के लिए रेगुलरली नहीं होते थे। दूसरा क्या था? नो पावर और रिसोर्सेज वर गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल लेवल गवर्नमेंट्स के पास ना उतने पावर्स थे ना रिसोर्सेज थे। ये 1992 की से पहले की बात है। और 1992 के बाद क्या हुआ? Elections are conducted regularly by an independent state election commission. State election commission बनाया गया जो elections regularly conduct करता है local level governments के लिए, ठीक है। ये एक चेंज है। दूसरी क्या चेंज हुई? Some powers and revenue is shared with local level bodies by the state governments. ये जो state governments हैं इन्होंने revenue मीन्स टैक्सेस वैक्सेस अलॉट किए हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट्स को। इसके अलावा इनको पावर्स भी दिए गए हैं, ठीक है, पावर्स भी दिए गए हैं, पैसे भी दिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शंस भी रेगुलरली हेल्ड होते हैं लोकल लेवल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डैश डैश टाइप ऑफ फेडरेशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स कौन सी टाइप ऑफ फेडरेशन है? तो आपको पता है वो कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है। तो पहले ब्लैंक पे हमारा आएगा कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। All the constituent states have equal powers and states are dash dash vis-a-vis the federal government। यानी ये जो सारे constituent states होती हैं उनके पास बराबर बराबर पावर होती है, ठीक है। और ये जो states होती हैं these are strong vis-a-vis the federal government। यानी status बहुत strong होती है in comparison to federal government। ओवरऑल coming together federation में क्या होता है? coming together federation में सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग होता है, सॉरी स्टेटस स्ट्रांग होती है। जो फेडरल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, वो पावरफुल होती हैं। बट इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन। आपको पता है इंडिया जो है ये होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, तो यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन आएगा। एंड सम स्टेट्स हैव मोर पावर्स देन अदर्स। इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास ज़्यादा पावर है और कुछ स्टेट्स हैं जिनके पास कम पावर है। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर्स। इंडिया में किस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास। जबकि कमिंग टुगेदर फेडरेशन जो है यूएसए, वहाँ पे स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के पास ज़्यादा पावर है, ठीक है, यानी स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है यूएसए में, जबकि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। अब क्वेश्चन नंबर 7, हियर आर 3 reactions to the language policy followed in India. Give an argument and an example to support any of these positions. यहाँ पे 3 reactions हैं, 3 opinions हैं, आपको किसी एक को सपोर्ट करना है और उसको आप एक आर्ग्यूमेंट आपको उसके फेवर में लिखना है, ठीक है। एक जो ओपिनियन है ये है संगीता का, द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज स्ट्रेंथनड नेशनल यूनिटी। यानी ये जो पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन है, जब लैंग्वेजेस को पावर दिया जाता है, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स क्रिएट की जाती हैं और बहुत सारी नेशनल लैंग्वेजेस रखी जाती हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रखी जाती हैं, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। इससे क्या हुआ? इंडिया की यूनिटी जो है, नेशनल यूनिटी, वो स्ट्रेंथन हुई। एक ओपिनियन ये है। अरमान क्या कहता है? लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। यानी जब लैंग्वेज बेस्ड स्टेटस दी गई,
इससे हिंदुस्तान जो है ये डिवाइडेड हो गया, ठीक है, क्योंकि हर कोई सिर्फ अपनी लैंग्वेज के बारे में सोचने लगा। हरीश, this policy has only helped to consolidate the dominance of English over all other languages। यानी ये कहता है जो इंडिया में नेशनल पॉलिसी है, हरीश कहता है इससे इंग्लिश डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई, बाकी लैंग्वेजेस सबऑर्डिनेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो तीनों ओपिनियन है इसमें से हमें लगता है संगीता का ओपिनियन जो है इट इज़ बेटर, हम इसको सपोर्ट करते हैं। सो वी कैन से आई कंकर और आई सपोर्ट विद संगीता's रिएक्शन, संगीता की रिएक्शन जो है हम इसको सपोर्ट करते हैं। Had the policy of accommodation not been followed and the status not been created on linguistic basis, India would have suffered further partition। अगर स्टेटस लैंग्वेज बेसिस पे क्रिएट ना की गई होती, अगर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को पावर ना दिया गया होता, तो इंडिया फर्दर पार्टीशन हो जाता, इंडिया फर्दर डिवाइड हो जाता, ठीक है। इसकी ऑलरेडी पार्टीशन हुई इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। तो कहा जाता है कि मुस्लिम्स को अकोमोडेट नहीं किया गया इंडिया में, इसीलिए पार्टीशन हो गया। तो यहाँ पे अगर लैंग्वेज ग्रुप्स को अकोमोडेट ना किया जाता तो और भी पार्टीशन हो जाता इंडिया का, ठीक है। हम इसको सपोर्ट करते हैं इसकी व्यू को। फॉर एग्जाम्पल, इफ हिंदी would have been declared as a national language, the South would have broken away from the North and have become an independent nation। अगर हिंदी को ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज रखा गया, ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है, उसके साथ साथ और भी लैंग्वेजेस हैं, अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज रखा जाता तो साउथ इंडिया में हिंदी जो है टोटली एक एलियन लैंग्वेज है, वहाँ हिंदी नहीं समझते हैं लोग। तो इससे क्या होता, साउथ इंडिया जो है ये अलग एक कंट्री या अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता, नॉर्थ इंडिया अलग कंट्री बन जाता, ठीक है। जबकि स्टेट्स को, जबकि लैंग्वेज कम्युनिटीज़ को अकोमोडेट किया गया, इससे इंडिया की यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हुई। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट इज, यानी फेडरल गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन है इनमें से। ए, द नेशनल गवर्नमेंट गिव्स सम पावर्स टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्या नेशनल गवर्नमेंट्स कुछ पावर देती हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, क्या इसका ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। ये थोड़ा सा फीचर है बट डिस्टिंग्विशिंग नहीं है। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, क्या पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को। हाँ, ऐसा होता है फेडरलिज्म में, इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, लेकिन ये फेडरलिज्म की डिस्टिंग्विशिंग फीचर फेडरलिज्म का नहीं है। इलेक्टेड ऑफिशियल्स एक्सरसाइज सुप्रीम पावर इन द गवर्नमेंट, क्या इलेक्टेड ऑफिशियल्स के पास सुप्रीम पावर होता है गवर्नमेंट में, क्या ये फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट फीचर है। नहीं, ये नहीं है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी फेडरलिज्म में क्या ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पावर को डिवाइड किया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है फेडरलिज्म का, इट इज गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, A few subjects in various lists of the Indian Constitution are given here. Group them under the union, state and concurrent lists as provided in the table below। आपको कुछ यहाँ पे लिस्ट सब्जेक्ट्स मिले हैं, डिफरेंट फील्ड्स मिले हैं, आपको इनको कैटेगराइज करना है कि इनमें से यूनियन लिस्ट में कौन आता है, स्टेट लिस्ट में कौन आता है, कंकरेंट लिस्ट में कौन आता है। जो लेटेस्ट जेके पास का पैटर्न है, सीबीएसई पैटर्न है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहाँ आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा किस लिस्ट में आता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब बनते हैं। आपको क्या कहना है, डिफेंस है, पुलिस है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, फॉरेस्ट्स है, कम्युनिकेशंस है और ट्रेड है और मैरिजेस है। आपको कहना है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में आता है। तो हमारा आंसर इस तरह है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा आता है, यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में क्या आता है, पुलिस, एग्रीकल्चर और ट्रेड। और जबकि कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, एजुकेशन, फॉरेस्ट्स एंड मैरिजेस, ठीक है। आपकी बुक पे भी ये दिया गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर्स दैट गिव द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट लेवल टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशनड अगेंस्ट ईच, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, इनके साथ कुछ पावर्स जो है एसोसिएट किए गए हैं, आपको कहना है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, क्या स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे पावर लॉज बनाती है,
करेक्ट है, बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे लॉज बनाती है? हाँ बिल्कुल है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कंकरेंट लिस्ट पे लॉज बनाते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा है, ये करेक्ट मैचड है। अब लास्ट डी, लोकल गवर्नमेंट्स रेजिड्यूरी पावर्स, क्या इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स के पास रेजिड्यूरी पावर्स रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, ठीक है। जबकि इंडिया में आपको पता है रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास रहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी लोकल गवर्नमेंट्स रेजिड्यूरी पावर्स, ये गलत है। क्योंकि आपको गलत ही कहना है कि कौन सा गलत है, हमने पॉइंट आउट कर दिया कि डी पार्ट जो है ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, आपको ये मैच करना है। ठीक है, यहाँ पे आप यूनियन ऑफ इंडिया, तो यूनियन ऑफ इंडिया का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ए को क्या आएगा? 1 को आएगा ए। स्टेट का हेड कौन होता है? इसका होता है सी, गवर्नर। ठीक है, मैं यहीं पे मैच करके रखता हूं आप लोगों के लिए, तो आप वहां ऑप्शन खुद चूज करोगे। यूनियन ऑफ इंडिया, ओवरऑल इंडिया का हेड कौन होता है? एग्जीक्यूटिव हेड, ये होता है प्राइम मिनिस्टर। स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? आपको पता है गवर्नर होता तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन नॉमिनल हेड गवर्नर ही होता है। म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है? ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। ठीक है, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ही होना चाहिए था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड कौन होता है? मेयर। और ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है? सरपंच। ठीक है, यानी 1 इज मैच्ड विद ए, 2 इज मैच्ड विद सी, 3 इज मैच्ड विद डी एंड 4 इज मैच्ड विद बी। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये है हमारे पास ऑप्शन सी, यानी 1 मैच होता है ए के साथ, 2 मैच होता है सी के साथ, 3 मैच होता है डी के साथ और 4 मैच होता है बी के साथ। तो ऑप्शन सी जो है इट इज करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको ये कंसिडर करने हैं। ये स्टेटमेंट्स क्या है? इन ए फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। क्या एक फेडरेशन में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पावर्स क्लियरली मेंशन किए गए होते हैं, डिवाइड करके रखे गए होते हैं? ऐसा होता है। India is a federation because the powers of the union and the state governments are specified in the constitution and they have exclusive jurisdiction on their respective subjects. यानी इंडिया एक फेडरेशन है क्योंकि यहाँ पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के स्पेसिफाई किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और हर किसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अपने सब्जेक्ट्स पे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, हक है कि वो अपने अपने सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ सेंट्रल सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाएगी, स्टेट पे नहीं बनाएगी, और स्टेट सिर्फ स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाएगी, सेंट्रल पे नहीं बनाएगी। क्या ऐसा होता है? हाँ है। श्रीलंका इज ए फेडरेशन बिकॉज द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। श्रीलंका एक फेडरेशन है क्योंकि वहाँ डिफरेंट प्रोविंसेस में कंट्री डिवाइड की गई है। ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका फेडरेशन नहीं है, वहाँ पावर शेयरिंग नहीं होती है। हाँ, वहाँ प्रोविंसेस है, लेकिन प्रोविंसेस को पावर नहीं दिया गया है। ठीक है, India is no longer a federation because some powers of states have been devolved to the local government bodies. अब एक और स्टेटमेंट है, यानी इंडिया अब फेडरेशन रही ही नहीं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स का कुछ पावर लोकल लेवल गवर्नमेंट बॉडीज को दिया गया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमें लगता है स्टेटमेंट सी और स्टेटमेंट डी गलत है और स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी करेक्ट है। आपको यहाँ पे क्या बोलना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है? तो हमें सिंपली हमने देखा कि ए और बी, सिर्फ ए और बी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो कहता है ए और बी करेक्ट है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं हमारे पास, इनको ये भी इंपॉर्टेंट है जो आप अपने पास सेव्ड रखोगे, राइट डाउन करोगे। एडिशनल क्वेश्चन पहला
जो है व्हाट इज मेंट बाय फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता क्या है? द वर्टिकल पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। यानी वर्टिकल पावर शेयरिंग जो एक कंट्री में होती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के दरमियान, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। इन इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म के फीचर क्या है? ठीक है, फेडरलिज्म के फीचर क्या है? तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देयर आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर, कौन कौन सा फीचर है फेडरलिज्म का? 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं फेडरलिज्म में। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स, जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं वो सेम सिटीजन पे गवर्नेंस करते हैं। ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, हर किसी लेवल का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अपना अपना होता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच लेवल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हर किसी लेवल के पावर जो है स्पेसिफाई किए गए होते हैं, डिमार्केट किए गए होते हैं। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ पावर शेयरिंग कांट बी यूनिलेटरली चेंज्ड, जो प्रोविजन है पावर शेयरिंग का, एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेले ही इसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का इसमें एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ पावर शेयरिंग कांट बी यूनिलेटरली चेंज्ड, ये आपने देखा। कोर्ट्स एक्ट एज एम्पायर इन केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, अब जो जुडिशरी है, कोर्ट्स है, अगर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ उन केसेस को रिजॉल्व कौन करेगा, सॉल्व कौन करेगा? कोर्ट। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल आर स्पेसिफाइड क्लियरली, कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट पैसे कहाँ से हासिल करेगी, रेवेन्यू कहाँ से हासिल करेगी, ये भी स्पेसिफाई होता है, क्लियरली रिटन डाउन होता है। इट हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये जो फेडरलिज्म है इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और पीपल एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं और उनका एक एग्रीमेंट होता है कि हमें इकट्ठे रहना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है जुरिस्डिक्शन। अब जुरिस्डिक्शन की मीनिंग क्या है, क्योंकि आप लोगों को डिफाइन छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं 1 मार्क्स के, तो जुरिस्डिक्शन आ सकता है द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन टर्म्स ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, जहाँ पे किसी का पावर जिस एरिया तक होता है, जिन सब्जेक्ट्स पे होता है, उसको हम उसकी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, इसका ये क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट आर डिफरेंट वेज टू अटेन फेडरलिज्म, फेडरलिज्म किस किस तरह का होता है? एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, फेडरेशंस आर दोज, यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशंस आर दोज वेयर independent states come together on their own to form a bigger unit so that by pooling resources and power they can achieve more security and development। डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट्स आती हैं, जुड़ती हैं, अपने रिसोर्सेज और पावर को पूल करते हैं, जमा करते हैं, ताकि वो ज़्यादा डेवलप्ड बने और ज़्यादा पावरफुल बने, ज़्यादा सिक्योर बने। ठीक है, इनको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने नहीं दी है, एग्जांपल आप लिख सकते हो यूएसए की एग्जांपल। कमिंग टुगेदर की फेडरेशन जो है, कमिंग टुगेदर की एग्जांपल जो है इट इज़ यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कमिंग टुगेदर फेडरेशंस हैं। फेडरल यूनिट्स और स्टेट्स आर मोर पावरफुल हियर, यानी कमिंग टुगेदर जो फेडरेशंस होती है इनमें स्टेट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं। एक और फेडरेशन होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस आर दोज where a large country decides to divide its power between the constituent states एंड द नेशनल गवर्नमेंट। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक ऐसी फेडरेशन है जहाँ पे एक बड़ी कंट्री डिसाइड करती है कि पावर को डिवाइड किया जाएगा, पावर को सेंटर से कुछ पावर्स उठाए जाएंगे, वो स्टेट्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स को या फेडरल यूनिट्स को दिए जाएंगे। इंडिया इसकी एक एग्जांपल है, और ऐसी टाइप ऑफ स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कमिंग टुगेदर में स्टेट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होती है, पावरफुल होती है। होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है। एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन इंडिया, इंडिया में कैसे पावर्स को शेयर किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट इन इंडिया क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी लेजिस्लेटिव पावर के साथ साथ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स को, ठीक है, तीनों पावर्स को इंडिया में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास लिस्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, 3 लिस्ट्स हैं, लाइक यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। करंटली देयर आर 100 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट। तो अभी की 2022 की अगर हम बात करें, 100 लिस्ट्स हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं किसमें, यूनियन लिस्ट में। इसमें वो फील्ड्स आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, लाइक बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, करेंसी है, ठीक है। दूसरा लिस्ट है स्टेट लिस्ट, इट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस।
जो लोकल इंपॉर्टेंस और स्टेट इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टेट लिस्ट में होते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल कौन कौन सा है, पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, ये जो होते हैं स्टेट लिस्ट में आते हैं। और स्टेट लिस्ट में करेंटली कितने आते हैं, अगर आप ये भी लिख के रखो, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं इट इज 61। 61 याद रखना, ये लिख के रखना, 61 सब्जेक्ट्स करंटली आते हैं स्टेट लिस्ट में, 61 सब्जेक्ट्स आते हैं स्टेट लिस्ट में। फिर रहता है, तो यहाँ पे डबल डबल आ गया है, state list contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. It has 61 subjects currently. कितने subjects हैं state list में? 61. तो फिर होता है हमारा concurrent list. It includes subjects of common interest to both state and union government. State government और union government के लिए जो subjects होते हैं दोनों के interests के लिए वो concurrent list में आते हैं। ठीक है, सच एज कौन कौन सा, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये आते हैं कंकरेंट लिस्ट में। और कंकरेंट लिस्ट में करंटली कितने सब्जेक्ट्स हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं किस में? कंकरेंट लिस्ट में। कुछ और पावर्स रहते हैं जो न आते हैं कंकरेंट लिस्ट में, ना आते हैं स्टेट लिस्ट में और ना ही आते हैं यूनियन लिस्ट में, उनको हम कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। और इंडिया में रेजिड्यूरी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि यूएसए में रेजिड्यूरी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, क्योंकि वहाँ स्टेट्स पावरफुल है, यहाँ सेंटर पावरफुल है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है? कोलिशन गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट फॉर्मड बाय द कमिंग टुगेदर ऑफ एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज। जब किसी एक पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं होती है तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे इलेक्शन या तो इलेक्शन लड़ते हैं या लेटर ऑन वो क्या करते हैं, गठजोड़ करते हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद वो अपनी सीट्स को कंबाइन करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, फिर गवर्नमेंट चलाते हैं, उसको हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। यूजुअली पार्टनर्स इन अ कोलिशन फॉर्म ए पॉलिटिकल एलियंस एंड अडॉप्ट ए कॉमन प्रोग्राम। फिर उनका एक कॉमन प्रोग्राम होता है एग्रीमेंट बेसिस पे। What is the first, which is the first state in India created on linguistic basis? इंडिया में कौन सी स्टेट है जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे सबसे पहले क्रिएट की गई? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, जो 1956 में क्रिएट की गई। How was the third tier added to the government in India? इंडिया में आपको पता है 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो तीसरा टायर कैसे ऐड किया गया? क्योंकि पहले कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया दो ही टायर्स थे। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 से पहले 2 ही टायर्स ऑफ गवर्नमेंट थे, और तीसरा टायर कैसे ऐड किया गया, ये क्वेश्चन है। ये ऐड किया गया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया 2 बार, बहुत बार, अभी 101 टाइम्स से तकरीबन 101 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। तो एक और मतलब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के थ्रू ये जो थर्ड टायर ऑफ लोकल लेवल गवर्नमेंट है ये ऐड किया गया टू द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो क्या था? थ्रू दीज अमेंडमेंट एक्ट्स, यानी थ्रू 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, लोकल सेल्फ गवर्नेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। गांवों और शहरों में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ऐड की गई। द एक्ट्स केम इनटू फोर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। पहला जो था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये कब इफेक्टिव हुआ? ऑन अप्रैल 24, 1993। इस दिन से ये इफेक्टिव हुआ। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स ऑन 24th अप्रैल 1993। कौन सा एक्ट? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये कब इनटू इफेक्ट आया? 24 अप्रैल 1993 को। इससे क्या हुआ, यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत क्या किया गया? पंचायती राज को ऐड किया गया रूरल एरियाज में, गांवों में पंचायती राज को ऐड किया गया। ठीक है, अब एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम कहते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993। ठीक है, 1993 1 जून 1993 को दिस एक्ट केम इनटू फोर्स। इट एस्टैब्लिश्ड म्यूनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरियाज। इसने शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज को जो है एस्टैब्लिश किया। ठीक है, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज को और सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को। ठीक है, तो इस तरह जो है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट ऐड किया गया टू द इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम।
एक और क्वेश्चन है हमारे पास, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायत आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद कौन सी स्टेट ऐसी है जहां पे पंचायत को एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड टायर को ऐड किया गया 1992 में, लेकिन एक स्टेट है जो जहां 1992 से पहले ही अराउंड 1952 53 मीन्स आज़ादी के बाद ही सबसे पहले राजस्थान में क्या आया था, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। वहाँ पंचायत जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी, कहाँ, राजस्थान में। इतना रेगुलर वहाँ इलेक्शंस नहीं होते थे, इतना एस्टेब्लिश्ड ये इंस्टीट्यूशन नहीं था, लेकिन था। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो यहाँ पे राजस्थान जो है वहाँ पे राजस्थान में क्या किया गया, राजस्थान में आज़ादी के बाद 1947 के बाद क्या आई, पंचायत आई। और ये 1992 से पहले ही वहाँ पे पंचायत आई थी, ठीक है। 1947 के बाद सबसे पहले राजस्थान में क्या हुई, पंचायत को एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। ये उस टाइम की बात है जब कॉन्स्टिट्यूशन में अभी मेंशनड नहीं था कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नेसेसरी है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 लाया गया, जब पंचायत को या लोकल लेवल गवर्नमेंट को मैंडेटरी बनाया गया, उसके बाद कौन सी स्टेट है जिसे सबसे पहले पंचायत को इस्टेब्लिश किया, इट इज एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका सही आंसर है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन जब मिला थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को, उसके बाद सबसे पहले किस स्टेट ने पंचायत को एस्टेब्लिश किया, इट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। हु हेड्स ए पंचायत, पंचायत का हेड कौन होता है, तो पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच और प्रधान, ठीक है। हु हेड्स ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति का हेड कौन होता है, ब्लॉक प्रमुख होता है या ब्लॉक प्रेसिडेंट होता है। हु हेड्स जिला परिषद, जिला परिषद का हेड कौन होता है, तो इसका आंसर है, असल में इसका आंसर है जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है। जिला परिषद चेयरपर्सन जो है ये इसका हेड होता है, जिला परिषद चेयरपर्सन। ब्लॉक जिला परिषद का हेड होता है जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है। जबकि ये कौन होता है असल में, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो असल में एक आईएएस ऑफिसर होता है या सीनियर स्टेट सर्विस ऑफिसर होता है, यही हेड करता है, यही, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जिला परिषद का। और क्वेश्चन है हमारे पास, हु हेड्स म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी का हेड कौन होता है, तो इसका आंसर है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, हु हेड्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सिटीज में होती है उसका हेड कौन होता है, तो इसका आंसर है मेयर, MAYR, मेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एडिशनल क्वेश्चन, व्हाट आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन सी लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, या शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस किसे कहते हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस वो लैंग्वेज हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन मिला है एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, इनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, या ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। तो आंसर है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का, क्वेश्चन का आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इनको हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी कहते हैं और शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। द 8, ये किस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है 12 शेड्यूल्स है, 8th शेड्यूल में आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस, इसमें फॉलोइंग 22 लैंग्वेजेस आती हैं जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज आती है शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथाली एंड डोगरी। ये वो 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, ठीक है। कोई भी बंदा जो यूपीएससी एग्जाम्स में बैठता है, अपियर होता है, वो इन लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियो कंटेंट्स मिलते रहें और आप हमारी इस एजुकेशनल चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।